Hello and good morning everyone. I welcome you all at Words IS. I hope everyone is doing well. So today it's 21st November 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IS, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल, गवर्नर कांट विद होल्ड रीपास बिल से सुप्रीम कोर्ट. अब जैसे कि आप सभी को पता है कि तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने क्या किया है, जितने भी बिल गवर्नर के पास यहाँ पर थे, गवर्नर ने उसको आफ्टर 10 मंथ्स यहाँ पर बहुत लंबे टाइम के बाद यहाँ पर बिल्स को रिटर्न किया. कहाँ पर? असेंबली में. तो असेंबली ने क्या किया, तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट थी, तमिलनाडु की जो असेंबली थी, उन्होंने उन बिल्स को री इनेक्ट किया. अब आप सभी को यहाँ पर अंडर आर्टिकल 200 के अंदर ये प्रोविज़न पता है कि गवर्नर अगर किसी भी बिल को क्या करते हैं, यहाँ पर रिटर्न करते हैं, ठीक है, और रिटर्न करने के बाद अगर लेजिस्लेटिव असेंबली उस बिल को फिर से पास करके और गवर्नर के पास एसेंट के लिए भेजती है तो गवर्नर के ऊपर ये मैंडेटरी हो जाता है कि दे हैव टू गिव हिज एसेंट. ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर मूव करें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि गवर्नर कांट विद होल्ड रीपास्ड बिल. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा यहाँ पर कि दीज बिल्स हैव बीन पेंडिंग सिंस जनवरी 2020. ये जितने भी बिल्स हैं ये कब से पेंडिंग है? 2020 से यहाँ पर पेंडिंग है. द गवर्नर टुक एक्शन ओनली आफ्टर वी इशूड नोटिस इन द मैटर. और हम यहाँ पर गवर्नर ने उन बिल्स पर एक्शन कब लिया? जब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ऑर्डर को इशू किया. वाई शुड गवर्नर वॉन्ट पार्टीज टू मूव द सुप्रीम कोर्ट टू स्टार्ट टेकिंग स्टेप. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा कि यहाँ पर गवर्नर जो हैं वो ऐसा स्टेप क्यों ले रहे हैं कि जो पार्टीज़ हैं, गवर्नमेंट है, स्टेट की गवर्नमेंट है, वो सुप्रीम कोर्ट तक मूव कर रही है. जैसे कि आप सभी को पता है पंजाब गवर्नमेंट यहाँ पर मूव करके गई है. कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में. केरल की गवर्नमेंट में, कर्नाटक की गवर्नमेंट ने, इवन तमिलनाडु की गवर्नमेंट भी यहाँ सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पिटीशन फाइल की है इस इशू से रिलेटेड. सो द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे टुक अ नोट ऑफ द तमिलनाडु गवर्नमेंट आर्ग्यूड दैट Constitution does not provide governor and Ravi discretion to withhold the 10 bills repassed by state legislative assembly. अभी यहाँ पर क्या हुआ है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा 10 बिल पास किए गए हैं, रीपास किए गए हैं. आप सभी को पता मतलब पहले पास हो चुके थे, उसके बाद भी इसको क्या किया गया है, पास किया गया है. तो उसमें भी जो मतलब कि गवर्नर है वो अपना डिस्क्रिप्शन यहाँ पर विदहोल्ड कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम इसको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए अभी भेजेंगे. तो ये यहाँ पर उनका डिस्क्रिप्शन हो जाता है. सो कोर्ट एग्रीज विद द तमिलनाडु गवर्नमेंट्स आर्ग्यूमेंट दैट कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड गवर्नर रवि टू डिस्क्रिप्शन टू विदहोल्ड 10 बिल्स इट री इनेक्टेड एंड रिफर दैम टू द प्रेसिडेंट. कि गवर्नर के पास यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं है कि वो क्या करें, ये जो 10 बिल है जिनको हमने री इनेक्ट किया है, उन 10 बिल को क्या करें, फिर से यहाँ पर विदहोल्ड करके रखें और प्रेसिडेंट को यहाँ पर रेफर करें. क्योंकि री इनेक्ट होने के बाद कोई भी बिल कैसा बन जाता है, एक मनी बिल की तरह यहाँ पर बन जाता है. और मनी बिल में यहाँ पर ये कहा जाता है कि उसे जल्द से जल्द क्या करना चाहिए, पास करना चाहिए. सो वंस दे हैव बीन रीपास द बिल्स आर पुट इन द सेम फुटिंग एज मनी बिल. जब एक बार बिल को रीपास किया जाता है तो वो बिल कैसा बन जाता है, आपका मनी बिल की तरह हम उसको ट्रीट करते हैं. सो यहाँ पर ये फिर से आपका इशू आता है और फर्दर अभी देखते हैं इसमें क्या क्या इशू आता है. तो देखिए यहाँ से आपका क्या टॉपिक निकल कर आता है, गवर्नर का टॉपिक. सबसे पहले हम इसको कई दिनों से डिस्कस कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. उसके बाद आर्टिकल 200. आर्टिकल 200 को आपको एज अ बाय हार्ट यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर कितने प्रोविज़न, क्या क्या प्रोविज़न है. तो हम सभी को पता है आर्टिकल 200 में आपके 4 ऑप्शन होते हैं गवर्नर के पास. कौन कौन से ऑप्शन? अब इतने दिनों में तो आप लोगों को याद ही हो गया होगा. पहला ऑप्शन है कि टू गिव एसेंट, वो अपना क्या करें, एसेंट यहाँ पर दें. दूसरा ये विदहोल्ड एसेंट, मतलब कि वो अपना जो मंजूरी है उसको विदहोल्ड करके रख ले कि नहीं मैं इस बिल में मंजूरी नहीं दूंगा. थर्ड इसमें क्या ऑप्शन आता है कि वो बिल को रिटर्न कर दें विथ रीज़न कि हमने यहाँ पर इस बिल को क्यों रिटर्न किया है लेजिस्लेटिव असेंबली के पास. फोर्थ ऑप्शन क्या होता है, जिस हम डिस्क्रिप्शन की इसमें बात कर रहे हैं, फोर्थ ऑप्शन इज दैट कि वो अपने बिल को विदहोल्ड करके रखते हैं और उस बिल को रेफर करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को, कि रिकंसिडरेशन के लिए. तो ये 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं, मतलब गवर्नर के पास अवेलेबल होते हैं अंडर आर्टिकल 200. अब ये जो आपका फोर्थ ऑप्शन है जो रेफर किया जाता है प्रेसिडेंट को, यहीं से फिर आपका स्टार्ट हो जाता है आर्टिकल 201.
ओके, ये किस तरीके से पूरी प्रोसेस होती है। तो यहाँ से आर्टिकल 201 स्टार्ट होता है। सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, with reference to Indian history, which of the following are the essential elements of the feudal सिस्टम। तो यहाँ पर आप सभी को फ्यूडल सिस्टम के बारे में पता होगा। तो हम इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। ओके, तो हमें ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इसेंशियल एलिमेंट्स, मतलब कि फ्यूडल सिस्टम में क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स थे। वी हैव टू टेल दीज दोज इम्पॉर्टेंट इसेंशियल एलिमेंट्स। ओके, नाउ आपके पास पता हो आप 3 ऑप्शन 1 2 3, इन तीनों में से हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कितने मतलब कि ऑप्शन आपके करेक्ट है, कितने इनकरेक्ट है। फ्यूडल सिस्टम आप सभी को पता होगा। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को फ्यूडल सिस्टम पता होना चाहिए। एक बार मैं यहाँ पर आपको छोटा सा व्यू दे देती हूँ फ्यूडल सिस्टम का। फ्यूडल सिस्टम होता है ये आपका जब यूरोपियन यूनियन, यहाँ सॉरी नॉट यूरोपियन यूनियन, आपका यूरोप था 9th सेंचुरी में, तो वहाँ पर एक सिस्टम इमर्ज होकर आता है। वहाँ का जो ईस्टर्न यूरोप होता है, वेस्टर्न यूरोप, आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको यहाँ पर ये समझ में आएगा। मेडिवल हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें फर्स्ट में ही आपको ये मतलब दिया हुआ है फ्यूडल सिस्टम का, फर्स्ट चैप्टर में। सो फ्यूडल सिस्टम होता है 9th और 8th और 6th to 9th सेंचुरी में, यहाँ पर 9th सेंचुरी में स्पेशली ये इमर्ज होकर आता है। जो हमारा यूरोप होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक वेस्टर्न यूरोप कहते हैं, दूसरा ईस्टर्न यूरोप होते हैं। तो यहाँ पर फ्यूडल सिस्टम इमर्ज होकर ऐसे आता है कि जैसे कि एक जमींदार, जैसे हम आज के टाइम पे जमींदार कहते हैं, लेकिन पहले जमींदार ने फ्यूडल सिस्टम चलता था कि जो कुछ लोकल्स हैं उनको हम क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं कि वो क्या करेंगे, हम उनको कुछ हम ज़मीन दे देते थे, लैंड दे देते थे और वो वहाँ पर काम करते थे और उनसे हम सर्विस लेते थे, मतलब उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे। और उस सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के बदले में वो जो पीपल थे वो क्या करते थे, उनकी सर्विस में काम करते थे जिन लोगों ने उन्हें अपॉइंट किया। तो ये पूरा सिस्टम एक हायरकी टाइप का यहाँ पर चलता था, ये ऐसे हायरकी रहती थी। तो यहाँ पर कुछ आपके सोल्जर्स रहते थे, उसके बाद यहाँ पे पीजेंट्स आते थे, फिर यहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड यहाँ पर आपका आता है। तो ये फ्यूडल लॉर्ड क्या करता है, इन सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और उस प्रोटेक्शन के बदले में इन द एक्सचेंज ऑफ दैट प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी दीज पीपल क्या प्रोवाइड करते थे, उन्हें लॉर्ड्स को सर्विस प्रोवाइड करते थे। तो दैट वॉज फ्यूडल सिस्टम। नाउ हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड अ वेरी वीक प्रोविंशियल और लोकल पॉलिटिकल अथॉरिटी। तो इसमें ये पहला एलिमेंट ये कह रहा है कि वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी। क्या यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी थी और जो प्रोविंशियल और हमारी जो लोकल पॉलिटिकल अथॉरिटी थी वो वीक थी। तो क्या ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, द इमर्जेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन कंट्रोल एंड पोजीशन ऑफ द लैंड। यहाँ पर जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इमर्ज होकर आता है जो कि किस पर बेस्ड होता है, कंट्रोल एंड पोजीशन ऑफ द लैंड। यहाँ पर जो भी लैंड होता है उसमें कंट्रोल होना और पोजीशन होना, उनका अधिकार होना वॉज द मेन थिंग। ओके, थर्ड वॉज क्रिएशन ऑफ लॉर्ड वेसल रिलेशनशिप बिटवीन द फ्यूडल लॉर्ड एंड हिज ओवरलॉर्ड। तो यहाँ पर क्या होता है, एक रिलेशन होता है लॉर्ड और वेसल के बीच में, एक रिलेशनशिप। वेसल मतलब आप ऐसे कह सकते हैं लॉर्ड और जो भी उनको सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर ही लॉर्ड और वेसल का क्या होता है, आपका फ्यूडल लॉर्ड और उसके जो ओवर लॉर्ड होते हैं, एक रिलेशनशिप यहाँ पर इमर्ज होकर आता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 3 ओनली, 1 2 and 3। तो जो भी ऑप्शन आपका करेक्ट है तो आप वीडियो को पहले पॉज करें, देन इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। वीडियो के एंड में आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर दिए जाएंगे, सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें। सो नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड। हम किसकी बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अगर हमें नंबर ऑफ जजेस क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो दैट पावर, ये जो पावर है वो किसके पास है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, पार्लियामेंट के पास, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास, या फिर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कई बार हमने डिस्कस किया है। और सुप्रीम कोर्ट में ये जो जजेस वाला इशू है ये भी आपका अभी रिसेंट इशू है, करंट इशू है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, हमने इसे कई बार डिस्कस किया है। ओके, सो दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को वीडियो के एंड में दिए जाएंगे, उससे पहले आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो हमारा आज का पहला एडिटोरियल का आर्टिकल है मेकिंग सेंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट चैलेंज। अब आप सभी को पता है कि हाल फिलहाल में जो इन्फोसिस के आपके हम कह सकते हैं इन्फोसिस के जो उन्होंने ये कहा, आइकॉनिक बिजनेस हाउस है, उन्होंने कहा कि इंडिया में जो वर्कर्स हैं उनको 70 घंटे तक क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए।
ठीक है। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया किसका, जापान का और जर्मनी का, कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 जापान और जर्मनी ने क्या किया, अपना जो वर्किंग आवर है उसे इंक्रीज़ किया। इसी के कारण आज के टाइम पे जापान और जर्मनी इतना ज़्यादा यहाँ पर प्रोग्रेस कर पाए हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि इंडिया को भी क्या करना चाहिए, यहाँ पर उनका जो वर्किंग आवर है उसको इंक्रीज़ करना चाहिए। 70 आवर्स वर्क वीक यहाँ पर प्रपोज उन्होंने किया है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर ही पता है। अब इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं कि वर्किंग आवर्स को इंक्रीज़ कर देने से क्या यहाँ पर जो आपका डिमांड है किसी भी चीज़ की या फिर प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्या यहाँ पर प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज़ होगी। अब इसमें पहला ये कहा गया है कि एक रिवोल्यूशन हुआ था आपका एवर सिंस द की नेशन रिवोल्यूशन, यहाँ पे की नेशन रिवोल्यूशन है इन द इकोनॉमी। वो क्या कहता है, वी नो दैट आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय द एग्रीगेट डिमांड। इसमें यह है कि अगर कोई आउटपुट निकल कर आ रहा है, ठीक है, तो वो आउटपुट कैसे निकल कर आ रहा है, जब उस पर्टिकुलर चीज़ की क्या हो रही हो, डिमांड हो रही हो। अगर मार्केट में हम बात करते हैं कि 10 साइकिल बनाएगी और उस 10 साइकिल की मार्केट में डिमांड है, इवन और ज़्यादा उसकी क्या हो रही है, डिमांड हो रही है, तो यहाँ पर आउटपुट मतलब जो हमने 10 साइकिल का आउटपुट हमारे सामने आया है, तो ये क्यों आया है, क्योंकि इस चीज़ की यहाँ पर डिमांड थी, है ना। अगर डिमांड नहीं होगी और हम उसका प्रोडक्शन कर भी देंगे तो इस चीज़ का क्या यहाँ पर फ़ायदा रहेगा, क्या यहाँ पर जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं मेनली तो वो प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, क्या उनको कोई प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, है ना। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि कोई भी आपका आउटपुट है वो कैसे डिटरमाइन होता है, इट वॉज डिटरमाइंड बाय द एग्रीगेटेड डिमांड। अगर मार्केट में एक एग्रीगेटेड डिमांड होगी तभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आउटपुट को और सर्विसेज को यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे। सो विच इज़ द डिमांड फॉर द टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। द डिमांड फॉर लेबर इज इंटायरली डिपेंड अपॉन दिस डिमांड। अब देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इंडिया में हम जो 70 आवर्स का जो वर्किंग आवर है उसे क्या कर दें, इंक्रीज़ कर दें, जो है मतलब आप 70 घंटे काम करने की बात करें, ठीक है, हम 70 घंटे काम कर लेंगे, लेकिन काम क्या करेंगे हमने, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ये इंडस्ट्री है, ये XYZ, इस इंडस्ट्री का नाम है, इस फर्म का नाम है। इस इंडस्ट्री का काम क्या है यहाँ पर कि ये क्या करती है, मोटरसाइकिल प्रोड्यूस करती है। क्या करती है, मोटरसाइकिल प्रोड्यूस करती है। साल में उसने कितनी मोटरसाइकिल प्रोड्यूस करी, यहाँ पे 100 प्रोड्यूस करी, लेकिन उसने जो यहाँ पर प्रोडक्शन किया उसका यहाँ पे किस डिमांड जनरेट नहीं हुआ, सिर्फ मार्केट में साल भर में यहाँ पर फॉर एग्जांपल 50 जो मोटरसाइकिल्स हैं, 50 मोटरसाइकिल्स का क्या हुआ, डिमांड हुआ। तो वो धीरे धीरे क्या कर देंगे, जब इसकी डिमांड ही नहीं बढ़ रही तो वो धीरे धीरे क्या करेंगे, अपना प्रोडक्शन यहाँ पर कम करेंगे। क्यों, क्योंकि उनको फ़ायदा लेना है, प्रॉफिट चाहिए। वो जो उन्होंने इंडस्ट्री यहाँ पे इस्टेब्लिश की है उससे वो प्रॉफिट के लिए की है, ना कि नुकसान के लिए कि उनका लॉस हो, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर धीरे धीरे प्रोडक्शन कम कर देंगे। प्रोडक्शन कम होगा मतलब कि वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें भी कमी की होगी। अगर यही चीज़ ऐसी उल्टी हो जाए, हम इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं, यहाँ पर उन्होंने क्या किया, साल में 100 मोटरसाइकिल को प्रोड्यूस किया, लेकिन उसकी जो डिमांड है वो कितनी हो रही है, 5 मोटरसाइकिल्स की हो रही है, कि साल भर में हमें 500 मोटरसाइकिल्स यहाँ पर चाहिए। तो अब ये क्या हो गया, इसके ऊपर और प्रेशर आ गया, अरे यहाँ पर इतनी ज़्यादा डिमांड हो रही है तो हमें क्या चाहिए, लेबर भी उतने ज़्यादा चाहिए, तभी क्या होगा, काम ज़्यादा होगा, या फिर उनका वर्किंग आवर इंक्रीज़ करके लेबर का नंबर यहाँ पर इंक्रीज़ होगा। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि सारी चीज़ें क्या है, आपकी आपस में लिंक है। जब तक यहाँ पर डिमांड जनरेट नहीं होगी तब तक यहाँ पर लेबर का जो डिमांड है वो भी इंक्रीज़ नहीं होगी, और लेबर का डिमांड इंक्रीज़ नहीं होगी तो आप जो वर्किंग आवर की बात कर रहे हैं वो भी कैसे यहाँ पर बढ़ेगा। ओके, सो द डिमांड फॉर द लेबर इज़ इंटायरली डिपेंडेंट अपॉन दिस डिमांड। तो जो लेबर की डिमांड है वो कैसे डिपेंड है, किसके ऊपर डिपेंड है, जब यहाँ पर किसी भी चीज़ की डोमेस्टिक मार्केट हो या फिर आपका इंटरनेशनल मार्केट हो, वहाँ पर कोई डिमांड जनरेट होगी। इसमें भी ये भी कहा जा रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट आपका ये कहता है कि देयर इज़ नो डिमांड फॉर लेबर इंडिपेंडेंट ऑफ द डिमांड फॉर गुड्स। ओके, अब ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं इंडिया में कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, हम यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट यही होता है कि लोग काम तो करना चाहते हैं, है ना, उनको काम की ज़रूरत है, उन्हें जॉब्स की ज़रूरत है, बट उन्हें जॉब मिल नहीं रही है। इसका मतलब क्या है कि जो कंपनीज़ हैं जो यहाँ पर लोगों को हायर नहीं कर रही, कंपनी या इंडस्ट्री आप कुछ भी कह सकते हैं, XYZ, वो क्या करें, यहाँ पे हायर नहीं कर रही। क्यों हायर नहीं कर रही हैं, क्योंकि उनके पास सफिशिएंट लेबर्स हैं, सफिशिएंट एम्प्लॉय हैं, जो कि उनका जो भी काम हो रहा है, जितनी डिमांड जनरेट हो रही है वो उसको फुलफिल कर रहे हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर ये पूरा जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वर्किंग आवर है, इसका जो एक रिलेशन है वो यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। सो हियर यू विल सी फार्म्स दैट एम्प्लॉय मोर
लेबर वाइल एग्रीगेटेड डिमांड हैज़ नॉट इंक्रीज विल फाइंड देमसेल्व विद अनसोल्ड गुड्स। तो उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर फर्म्स एम्प्लॉय कर भी लेते हैं लेबर को और जो एग्रीगेट डिमांड है वो इंक्रीज नहीं होती, तो वो क्या अपने आप को पाएंगे कि जो भी उन्होंने प्रोडक्शन किया है वो पूरी तरीके से उन्हीं के पास रह गया है। ओके, सो फर्म्स आर गाइडेड बाय द प्रॉफिट मोटिव दैट विल employ more labor only if there is a increased demand for their product। तो जो भी फर्म्स हैं वो प्रॉफिट मोटिव से यहाँ पे गाइडेड होता है और वो लेबर को कभी तभी एम्प्लॉय करेंगे जब यहाँ पर मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट की क्या होगी, डिमांड होगी। डिमांड ज़्यादा हुई तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, लेबर का हमें डिमांड, लेबर की भी डिमांड बढ़ेगी, लेबर की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, आपकी इकॉनमी में ये पूरा आउटपुट जाएगा। सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। यहाँ पर इतना यही सारी चीज़ें बताई गई। अब ये कहा जा रहा है कि जो इन्होंने जर्मनी और जापान का एग्जाम्पल दिया है, जर्मनी और जापान का एग्जाम्पल जो दिया गया है ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से, आप यहाँ पर जो कोरिया, साउथ कोरिया है उसे भी यहाँ पर इंक्लूड कर लिए। उन्होंने तो सिर्फ जर्मनी और जापान का एग्जाम्पल दिया, हम साउथ कोरिया को भी यहाँ पर क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर इस टाइम पर जो वर्किंग आवर इंक्रीज किए थे उनके पास एक रीज़न था। रीज़न ये था कि वॉर हुआ था और वॉर के बाद यहाँ पर क्या करना था, रिकन्स्ट्रक्शन करना था सारी चीज़ों को, जो भी मैसिव यहाँ पर मैसिव स्केल में आपका जो डिवेस्टेशन हुआ था तो उस चीज़ को यहाँ पे हमें फिर से रिवाइव करना था, रिकन्स्ट्रक्शन करना था सारी चीज़ों को। तो इसके लिए यहाँ पर क्या हो रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा मैसिव यहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया गया, किसका, लेबर्स का, ताकि ये जो लार्ज स्केल पर जहाँ पर जो आपका नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है आफ्टर दी वॉर, उसको वो क्या कर सके, फिर से रिवैम्प कर सके। सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। यहाँ पर कोरिया का भी एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल दिया गया है कि what is the example, a political aspect beyond the finance common of all these three countries is the strong nationalistic element that is likely to have accompanied their post war reconstruction। यहाँ पर तीनों कंट्रीज में क्या था, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन हो रहा था, जहाँ पर क्या हो रही थी, डिमांड आपकी बढ़ रही थी। अब इंडिया के लिए यहाँ पर क्या ऑप्शन दिया गया है कि इंडिया की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ओके, तो पहला ये कहा गया है कि हमें ये जो मार्केट पिनिंग है यहाँ पे आयरन लॉ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि जो आपका हेल्पलेसली टू हाई एम्प्लॉयमेंट थ्रू लो एग्रीगेटेड डिमांड, हमारे इंडिया में जो डिमांड है सबसे पहले उसे इंक्रीज़ करना होगा। पहला इसमें जो सॉल्यूशन दिया गया है, वे फॉरवर्ड दिया गया है कि वर्किंग आवर इंक्रीज़ करना तो ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, हमारे मार्केट में डोमेस्टिक इकॉनमी के साथ साथ हमें ग्लोबली क्या करना चाहिए, डिमांड को इंक्रीज़ करना चाहिए, ग्लोबल मार्केट को सबसे पहले कैप्चर करना चाहिए और जो हमारे गुड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उसकी ग्लोबल में क्या होनी चाहिए, डिमांड होनी चाहिए। जैसे कि आप इसका बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं चाइना के प्रोडक्ट्स की इतनी ज़्यादा डिमांड क्यों होती है ना। तो ये भी है कि जो भी इंडिया के गुड्स हैं वो ग्लोबली कैसे होने चाहिए, कॉम्पिटिटिव होने चाहिए। जब यहाँ पर आपका गुड कॉम्पिटिटिव होगा तो उसकी डिमांड यहाँ पर मार्केट में बढ़ेगी। इवन डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट दोनों की बात कर रहे हैं, जब आपकी डिमांड बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर लेबर्स की डिमांड आपकी इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड इसमें ये कहा जा रहा है, सेकेंड रूट टू ग्रेटर आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इज टू एक्सपेंड द डोमेस्टिक मार्केट एंड दस एग्रीगेटेड डिमांड। तो पहला हमने क्या बात करी कि हमें जो इंटरनेशनल मार्केट है वो इंक्रीज़ करना चाहिए, है ना, इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड को इंक्रीज़ करना चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पर जो डोमेस्टिक मार्केट है वहाँ पर भी हमें एक्सपेंड करने की ज़रूरत है और उसे वहाँ पर भी हमें जो डिमांड है उसे इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। साथ साथ यहाँ पर इकॉनमी को ये भी रियलाइज़ करना चाहिए कि जो हमारा फूड और नॉन एग्रीकल्चर गुड्स है, ये सर्विसेज में आपको थोड़ा सा आपको अच्छे से पॉलिसी बनानी होगी। हम क्या कर सकते हैं, जो लोअर फूड आइटम्स हैं उनको कम दाम में यहाँ पर अवेलेबल करवाएं, मतलब कि उसको लोअर कॉस्ट में क्या करें, प्रोड्यूस करें, किसको, फूड को। अब देखिए फूड को हमने क्या किया, हमने खाने पे अपना हमारा जो खर्चा है वो कम आ गया, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है वो फूड पे जाता है। अगर फूड का हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो गया तो जो आपके अदर सर्विसेज है, नॉन एग्रीकल्चर गुड्स है, नॉन एग्रीकल्चर सर्विसेज है, हमारे पास इनकम बचेगी और इनकम बचेगी तो हम इन सर्विसेज पर क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आपका एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर क्या किया गया है कि जो प्रपोजल है दिया गया है कि दैट इंडियन वर्कर्स वर्क फॉर 70 आवर अ वीक इज श्योरली मेंट टू दोज फॉर्मल सेक्टर। हम ये फॉर्मल सेक्टर में कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो मिनिमम वेजेस कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं और वो मिनिमम वेजेस में भी कर रहे हैं, बट इससे क्या है, हमारी इकोनॉमी की प्रोग्रेस नहीं हो रही है। आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज अ फैक्ट चेक यूनिट दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब आप सभी को पता है यहाँ पर तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने क्या किया, एक फैक्ट चेक यूनिट को स्टैब्लिश करने की बात की है, मतलब इशू किया है कि वो एक फैक्ट चेक यूनिट को यहाँ पर स्टैब्लिश करेंगे। किसके इंटेंट से, इनका इंटेंशन क्या है, टू चेकिंग ऑल
across all the media platform the authenticity of information। कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर जो रिलीज हो रही है उसकी कितना वो ऑथेंटिक है रिलेटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु की गवर्नमेंट की बिहाफ में कोई इंफॉर्मेशन आपके मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्या हुई, शेयर हुई, तो वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन कितनी ऑथेंटिक है इसको यहाँ पर चेक करने के लिए तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने क्या किया है, फैक्ट चेक यूनिट को यहाँ पर रिसेंटली अनाउंस किया है, इशू करेंगे। ओके, अब इसमें ये कहा जा रहा है कि अभी हाल ही फिलहाल में अगर आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, अभी तो ये हम तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी क्या किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 को यहाँ पर सेटअप किया। ठीक है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि फेक, फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट टू एनी बिजनेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहार में कोई भी फेक, फॉल्स और मिसलीडिंग यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन आती है तो उसको क्या किया जाएगा, फैक्ट चेक यूनिट के थ्रू उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसे चेक करके अगर ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन लगता है तो उसे यहाँ पर स्टक डाउन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये अभी गवर्नमेंट का, ये हमने सेंट्रल इंडिया की बात करी, अब ये तमिलनाडु को ये क्या है, गवर्नमेंट ऑर्डर है कि वो फैक्ट चेक यूनिट को एस्टैब्लिश करेंगे। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो फैक्ट चेक यूनिट को एस्टैब्लिश किया जा रहा है वो कैसा है, पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है, क्योंकि ये जो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है जो हमें अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर प्रोवाइड किया गया है, इसको वो क्या कर रहा है, पूरी तरीके से वॉलेट कर रहा है ना। हमारे जो प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ हैं सेटल किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उनको ये वॉलेट कर रहा है डायरेक्टली। ये क्या है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो हमारे अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे आर्टिकल में जो रेस्ट्रिक्शंस हैं कि मतलब कब हम जो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस है वो ऑलरेडी यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये जो हम पब्लिक इंटरेस्ट के ग्राउंड पे हमें जो रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो इनफ है। आप ये फैक्ट चेक यूनिट का यूज़ करके क्या रहे हैं, एक तरीके से हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है उसको पूरी तरीके से वॉलेट कर रहे हैं। अब इसमें यहाँ पर जो फैक्ट चेक यूनिट में इन्होंने ये कहा कितना ये ऑथेंटिक है, तो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें ये कहा जा रहा है कि इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको डिफाइन नहीं किया गया है। अब यहाँ पर ये कुछ इसको अपने अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु वो कुछ भी क्या कर सकती है, सॉरी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु था, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इसको पूरी तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है। पहली बात तो डिफाइन नहीं किया गया, तो ये क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनली वेग और आर्बिट्रेरी आपका सामने निकल कर आता है कि ये बहुत ज़्यादा कैसा वेग है और आर्बिट्रेरी है। ठीक है, सो दिस एम्बिगेट विल हैव अ चिलिंग इफेक्ट ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ इंडियन सिटीजन। तो ये क्या कर रहा है, एक तरीके से पूरा जो चिलिंग इफेक्ट है हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर क्या कर रहा है, डाल रहा है। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं सामने क्या निकल कर, जैसे कि देखिए हमें पता है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन होता है आपका गवर्नमेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इसके लिए यहाँ पर ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आप इसकी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2016 में यहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन आपका स्प्रेड होता है, ब्रेक्सिट यहाँ रेफरेंडम कराया जाता है, कोलंबिया रेफरेंडम 2016 में होता है। तो वहाँ पर हमें सारे जो चैलेंजेस है उसमें निकल कर आया है कि मिस इन्फॉर्मेशन और फेक इन्फॉर्मेशन इज़ अ बिग चैलेंज फॉर द डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड। बट इसको हमें इस तरीके से कब करना, इसके साथ साथ मिस इन्फॉर्मेशन को और फेक न्यूज़ को, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट ऑर्डर इशू करे और इस तरीके से चीज़ों को कब करे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, पब्लिक और इंटरमीडिएटरीज हैं लाइक फेसबुक, एक्स एंड गूगल, उनके साथ हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, उनके साथ कोलिब्रेट कर सकते हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर जो मिस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के थ्रू क्या हो रहा है आपका आज के टाइम पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही मिस इन्फॉर्मेशन, आपकी जो डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आपकी स्प्रेड होती है। सो फॉर इंस्टेंस इन यूरोप द यूरोपियन कमीशन इशूड अ कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑन डिस इन्फॉर्मेशन ऑन September 26, 2018। तो यहाँ पर एक ब्रॉड कंसल्टेटिव प्रोसेस होती है, यहाँ पर ओपिनियन लिए जाते हैं जितने भी मेंबर्स इसमें कवर होते हैं, और उसके बाद यहाँ पर पूरा सपोर्ट होता है, एक नेटवर्क होता है फैक्ट चेकर का, जिसके द्वारा यहाँ पर जो मीडिया की लिटरेसी के साथ उसको प्रमोट किया जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई हमारे पास मैजिक जादू की छड़ी नहीं है, मैजिक बैंड नहीं है जिससे कि हम स्टेट क्या कर सके, कोई भी इंफॉर्मेशन आए और उसको चेक करके बता दे कि हाँ ये पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है, गवर्नमेंट
गवर्नमेंट के क्या कर रही है, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही है और हमारी सोसाइटी के लिए क्या है, हार्मफुल है। इसके लिए हमें क्या करनी होगी, रिसर्च करनी होगी, हमें पोल कवरिंग करनी होगी, पूरी प्रोसेस होती है, कंसल्ट करना होता है, मेजर्स लिए जाते हैं कि किस तरीके से हम कोई भी इंफॉर्मेशन है उसे चेक करें। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज अ रिन्यूड फोकस ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर आप सभी को पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब इस आर्टिकल में ऐसा ज़्यादा कुछ भी नहीं है, आपको शॉर्ट एंड सिंपल में बताया जाए, इसका ब्रीफ में अगर पूरा बताया जाए तो ये कहा जा रहा है कि अब हमें क्या करना चाहिए, जो आर्टिफिशियल सिस्टम है उसको हमारे जितने भी आप देखेंगे आर्मी है, आप जैसे आपने यहाँ पे उड़ान का नाम सुना होगा, इंडियन एयरफोर्स हुआ आपका, आज के टाइम पे वो क्या करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर हुआ आपका, जो वर्चुअल रियलिटी है ना, टू एड्रेस इट्स ऑपरेशन, लॉजिस्टिक एंड ट्रेनिंग, जितनी भी नीड्स हैं उसको किसके थ्रू यहाँ पे फुलफिल किया जा रहा है, आर्टिफिशियल और साइबर के थ्रू यहाँ पे फुलफिल किया जा रहा है। उसके साथ सिर्फ यहाँ पर हम आर्मी की बात नहीं कर रहे हैं, हम नेवी की बात नहीं कर रहे हैं, जो आपका सॉरी एयरफोर्स के साथ साथ यहाँ पर जो हमारी नेवी है वो भी जितनी भी आपकी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ इनका यहाँ पर यूज़ कर रही हैं। और हमारा एक प्रोजेक्ट भी है, इंडिजीनियस प्रोजेक्ट है, आपको इस प्रोजेक्ट का नाम याद रखना है। नेवी, हमारी जो इंडियन नेवी है उनके द्वारा ये प्रोजेक्ट को लेकर आया गया है। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, स्वावलंबन। ओके, हम फिर बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेवी हो गया हमारा और एयरफोर्स हो गया, अब कौन बचता है, हमारा डिफेंस सिस्टम। यहाँ पर हम बात करते हैं तो हमारे डिफेंस में भी हम क्या कर रहे हैं, एआई डिफेंस हमने क्या किया है, इनिशिएट किया है, जिसमें हम एआई काउंसिल भी है, आपका डिफेंस एआई प्रोजेक्ट एजेंसी है, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। हमारे वेरियस यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या है, एलाय है। पब्लिक सेक्टर जितने भी डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, डिफेंस यहाँ पर रिसर्च है, डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पर है। तो जितनी भी यहाँ पर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इनके साथ हम क्या कर रहे हैं, प्लग कर रहे हैं और प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे सामने निकल कर आता है। उसके बाद क्या है, जैसे कि ये कहा जा रहा है कि अभी हम धीरे धीरे यहाँ पर जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं इनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो अभी रास्ता है वो बहुत लंबा है। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, जो रशिया यूक्रेन का जो वॉर अभी यहाँ पर चल रहा है ये बहुत ही ओल्ड फैशन तरीके से चल रहा है। जैसे इसमें आर्टिलरीज है, आपकी वॉरफेयर है, इन्फेंट्री जो टैक्टिक्स हैं, इनका यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये एक डायलेमा भी है कि क्योंकि डायलेमा ऐसा है कि जो भी यहाँ पर आपके जो सोल्जर्स हैं वो किस तरीके से जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है इसको किस तरीके से यूज़ करना है, ये भी सबसे बड़ा रिस्पॉन्स है। और जो भी टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर इमर्ज होकर आ रही हैं इसको आप कैसे, मतलब किस वे में ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा आपका डायलेमा निकल कर आता है। स्पेशली इफेक्टिव इंटीग्रेटेड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी रिक्वायर द मिलिट्री टू वर्क मोर क्लोजली विद सिविलियंस देन एवर बिफोर। तो यहाँ पर सिविलियंस के साथ हमें क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोलैबोरेट करना होगा। यहाँ पर एक कोलैबोरेटिव डिफेंस सिस्टम की हमें क्या है, ज़रूरत है। अब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में सिर्फ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी हम बात कर रहे हैं वो आज से नहीं है। ये जो आपका जो सिस्टम है बहुत पहले से ही आपका जो टेक्नोलॉजी में हमारा जो इमरजेंस है वो सामने निकल कर आ गया था। 1990s में हमने पहला अपना जो ड्रोन प्लेटफॉर्म है उसे इंडक्ट किया था। 2000 में हमने क्या किया था, आर्मी फॉलोड बाय मोर प्रोक्यूरमेंट इन 2000 में हमने बहुत सारे इंडियन और नेवी में यहाँ पे प्रोक्यूरमेंट किया गया था। ओके, तो धीरे धीरे फिर क्या हम समझ में आने लगे, जो साइबर थ्रेट है वो आपका इंक्रीज होने लगा था। तो उसके बाद हमने जो हमारा जो स्पेस इंडिजीनियस प्रोग्राम है, इंडिया ने यहाँ पे जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, हमारा जो इम्प्रूव मिलिट्री कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़ हैं, GSAT-7 और नेवी स्पेसिफिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट 2013 में जैसे लॉन्च किया गया। और जो GSAT-7A फॉर इंडियन एयरफोर्स इन 2018 में इसको क्या किया आपका इन सारी चीज़ों को यहाँ पर लेकर आया गया, ताकि हम क्या कर सकें, ये जो साइबर थ्रेट है इसको हम यहाँ पर चैलेंज कर सकें और उससे डील कर सकें। तो हमारा जो अप्रोच उसमें चेंज करने की ज़रूरत है, इसमें जॉइंटलेस एक इंटर ऑपरेशनबिलिटी की ज़रूरत है, जिससे कि जो भी हमारी सर्विस है वो प्रॉब्लमेटिक ना हो, है ना। हमारा स्टाफ यहाँ पर पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं इससे यहाँ पर पूरी तरीके से अवेयर होना चाहिए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा हमें यहाँ पर जो इसेंशियल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको होस्ट करने के लिए एक ऑपरेशन की ज़रूरत है। ओके, तो ये यहाँ पर एक ह्यूमन रिसोर्स की भी ज़रूरत है। सेकंड इसमें ऑप्शन ये दिया गया कि रिविजिट एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस। यहाँ पर जो भी अभी एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस हैं उनको क्या करना चाहिए, रिविजिट करना चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें, जो भी हमारे प्रायोरिटीज़ एरियाज़ हैं इंडियन मिलिट्री में उसे हम प्रायोरिटाइज कर सकें, उसे फिर जनरलाइज करके उसको स्पेशलाइज यहाँ पर कर सकें। ओके, सो आई होप दिस वन इज़ क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए आज ऐसा अभी आगे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर ये एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया ड्रॉज अ लाइन बिटवीन पीसफुल प्रोटेस्ट एंड वॉयलेंस एंड वैंडलिज्म। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जो ऑस्ट्रेलियन की फॉरेन मिनिस्टर हैं और ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर उनके साथ यहाँ पर थोड़ी सी हमारी बातचीत हुई है,
ठीक है, इंडियन मीडिया के साथ। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स पर ये कहा गया कि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैव रिलेशनशिप इन विच देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, जहाँ पर हम एक स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट के साथ क्या करते हैं, डील करते हैं। हम यहाँ पे जितने भी सेंसिटिव इशूज़ होते हैं उसको फ्रीली क्या करते हैं, एक ट्रस्ट के साथ डिस्कस करते हैं, और हमारे पास एबिलिटी है कि हम उन इशूज़ को, जितने भी सेंसिटिव इशूज़ हैं उन्हें हम डिस्कस करके रिजॉल्व करा जा सकता है। तो ये यहाँ पर सेज कंट्रीज फॉरेन मिनिस्टर, शी एड्स दैट ऑस्ट्रेलिया हैज़ टेकन द प्रिंसिपल स्टैंड ऑन इंडिया कनाडा रो। अब जो इंडिया कनाडा के बारे में कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए थे कि कनाडा और इंडिया का जो इश्यू चल रहा है इसमें आपका क्या स्टैंड है, तो उन्होंने कहा कि हम एक प्रिंसिपल स्टैंड यहाँ पर लेते हैं सेज, और जो इंडिया की सोवरेनिटी है उसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऑलवेज रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, और इसमें यहाँ पर इस प्रोजेक्ट की भी बात की गई कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है इसमें आपका क्या हर्डल है, क्या चीज़ें समझ में निकल कर आती, कितना आगे बढ़ा। सो उन्होंने ये कहा कि CECA इज अ एम्बिशियस एग्रीमेंट एंड वी ऑलरेडी हैव एन अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट विच गिव्स आई थिंक 85% इफेक्टिव ट्रैफिक फ्री कवरेज। तो उन्होंने ये कहा कि ये हमारा एम्बिशियस एग्रीमेंट है, और इससे पहले भी हमारे क्या है, एग्रीमेंट है, जिसके कारण हमें 85% यहाँ पे इफेक्टिव टैरिफ फ्री कवरेज मिलती है। अभी यहाँ पे नेगोशिएशंस चल रहा है और जल्द ही यहाँ पे ये नेगोशिएट हो जाएगा, और हम जो भी यहाँ पर जितने भी सेंसिटिविटी है दोनों साइड्स में, हम उस पर फोकस करेंगे, और जितने भी हमारे ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स हैं उनको यहाँ पर रीथिंक और ओपन किया जाएगा, और ये दोनों कंट्रीज़ के लिए क्या होगा, आपका बेनिफिशियल होगा। सो ये यहाँ पर सारी बातें की गई हैं, और उसमें जो भी इतना इंपॉर्टेंट अभी कुछ भी निकल कर नहीं आता आपके लिए, सिर्फ ये प्रोजेक्ट अभी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन क्या था, ओके नाउ पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी 2 और 3। यहाँ पर एक कोई भी सेंट्रलाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं थी, आपको ये यहाँ पर पता होना चाहिए, और वीक प्रोविंशियल और लोकल अथॉरिटी भी नहीं थी, इसलिए आपका ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है। नाउ इमरजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन कंट्रोल एंड पोजिशन ऑफ लैंड, ये यहाँ पर स्ट्रक्चर निकल कर आता है, ये सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। थर्ड है क्रिएशन ऑफ लॉर्ड वेसल रिलेशनशिप, यहाँ पर एक लॉर्ड वेसल रिलेशनशिप क्या होता है, का क्रिएशन होता है, अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, तो ये थर्ड आपका भी क्या होता है, करेक्ट होता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास यहाँ पर क्या है, आपकी पावर है, जिसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देम। सो ये यहाँ पर इसमें आपका राइट ऑप्शन भी बी, दोनों मतलब क्वेश्चन का आंसर जो राइट है वो बी है। सो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होंगी। तो आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें इसमें जो भी हमने डिस्कस किया इंपॉर्टेंट था, हमने सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया, वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।